हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी कोर कमेटी के बारे में। हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था हॉस्पिटल के अंदर एक्चुअली कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं और कौन सी कमिटीज़ कौन से डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी होती है। वो हम अपने वो सब चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी है। आज हम सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको क्वालिटी कोर कमेटी कि एक्चुअली क्वालिटी कोर कमेटी होती क्या है। देखो, इस कमेटी को कंडक्ट कराने से पहले आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वालिटी कोर कमेटी कंडक्ट कौन कराता है। देखो, वहाँ पे मेन रोल रहता है आपका क्वालिटी मैनेजर का रहता है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट और यूनिट हेड। क्योंकि अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप इम्प्रूव करना चाहते हो। क्वालिटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपके क्लिनिकल क्लिनिकल डिपार्टमेंट और नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों आते हैं। तो आप दोनों से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो गए आप इस कमेटी के अंदर कंडक्ट कराओगे। इस कमेटी को कंडक्ट कराने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या भाई, शेड्यूल का। आपको क्या करना है, आपको कमेटी शेड्यूल बनाना है। एक कमेटी शेड्यूल आपके पास में होना चाहिए, तभी तो आपको पता रहेगा कि सपोज करो अभी सितंबर चला हुआ है, किस डेट को आपको क्वालिटी कमेटी कंडक्ट करानी, किस डेट को आपको हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी कंडक्ट करानी, किस डेट को आपको जो बायोमेडिकल वेस्ट कमेटी कंडक्ट करानी। तो डेट का तो पता होना चाहिए। डेट का आपको पता कैसे चलेगा, जब आपके पास शेड्यूल होगा तभी आप पता कर पाओगे। सेकंड, आपके पास में होना चाहिए टीम। जब भी आप कोई कमेटी कंडक्ट कराते हैं तो वहाँ पे एक टीम होती है जो डिसीजन मेकर होती है। भाई वो डिसीजन लेगी तभी तो आप कम कर पाओगे कि भाई आपको करना या नहीं करना, वो तो सब वही बताएगी टीम आपकी। ठीक है। थर्ड आता है आपके पास में यहाँ पे आपके पास में होना चाहिए एजेंडा। आपके पास क्या होना चाहिए, एजेंडा। अब यहाँ पे आपके पास मेन इशू ये रहता है, यार मैं एजेंडा बनाऊँ कैसे, मुझे तो नहीं पता मुझे एजेंडा कैसे बनता है। होता है ना, होता है। मोस्टली लोग तो जानते हैं, कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट में आए हैं कि भाई मुझे एजेंडा बनाना कैसे है। देखो, एजेंडा बनाने से पहले सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, इंटरनल ऑडिट की। जब आपको इंटरनल ऑडिट होती करते हो तो इंटरनल ऑडिट करने के बाद पे आप गैप एनालिसिस करते हो। गैप एनालिसिस करते हो। अब गैप एनालिसिस जो आपके आएंगे वही तो कमेटी में डिस्कस करोगे। अब आपको प्रॉब्लम ये होगी, यार इंटरनल ऑडिट कैसे करते हैं। ये भी सही है। देखो, इंटरनल ऑडिट हम करते कैसे हैं। सपोज करो आपका हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रीडेट होने जा रहा है या फिर एनएबीएच हो चुका है। तो आपको क्या करना है, उसके बिहार पे जो भी एनएबीएच ने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट दिए हैं कि भाई ये चीज़ें आपके डिपार्टमेंट में अवेलेबल होनी चाहिए, आप उसकी एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद में लिस्ट बनाने के बाद में आपको ने क्या किया, उसे कलेक्ट किया और उसकी एक चेक लिस्ट बना ली। एक चेकलिस्ट बना दी। अब जो ये ऑडिट भी करती है, ऑडिट के लिए भी टीम बनी हुई होती है। भाई कमेटी टीम तो हो गई, लेकिन जब कोई भी इंटरनल ऑडिट होती है उसमें भी क्वालिटी मैनेजर अकेला ऑडिट नहीं करता। वहाँ पे पूरी टीम होती है। आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है, नर्सिंग हेड होता है, क्वालिटी मैनेजर होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है। इन लोगों की टीम होती है जो कि पर डिपार्टमेंट में जाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम इस डिपार्टमेंट के अंदर है। ठीक है। अब आपने क्या किया, चेकलिस्ट के बिहाफ पे आपने ऑडिट करना शुरू कर दिया। भाई इसमें आपके डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, आपके फॉर्मेट भी हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, क्लीनिंग प्रोटोकॉल भी हो सकता है, चेकलिस्ट भी हो सकता है, पेशेंट केयर भी, सब चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। अब आपने देखा कि आपने यहाँ पे टोटल 50 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट लिए, यानी जो पैरामीटर्स हैं आपने 50 ले लिए कि भाई मैं इन 50 पैरामीटर्स के ऊपर आईसीयू में जाऊंगा और ऑडिट करूंगा। ये 50 पैरामीटर आपने कहाँ से लिए, ये आपने एनईबीएच की गाइड से लिए। जो भी एनईबीएच की गाइडलाइन है उससे आपने क्या किया, ये और आपने पैरामीटर्स ले लिए और उस पर ऑडिट करना शुरू कर दिया। ऑडिट कराने के बाद में जो आपके 50 पैरामीटर्स है, इसमें जो 30 पैरामीटर तो आपको मिल गए, लेकिन 20 पैरामीटर नहीं मिले। इन 20 पैरामीटर्स में ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको कुछ परचेज करना हो, जैसे कोई केमिकल परचेज करना हो, आपको कोई इक्विपमेंट परचेज करना हो, जैसे आप आईसीयू की फूमिगेशन कराते हो, फूमिगेशन मशीन आपको परचेज करनी हो, उसमें तो कॉस्ट लगेगी ना। ठीक है। आप खुद तो पे नहीं करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का काम आप ऑर्गेनाइजेशन से पे कराओगे। लेकिन वहाँ पे क्या आपको एक गैप मिल गया ना, ये 20 आपके क्या हो गए, गैप हो गए। ठीक है। इन गैप को लेके आप क्या करते हो, एक रिपोर्ट तैयार करते हो। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में फिर जाती हो आप कमेटी के अंदर। ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे एजेंडे में चल रही है भाई। ठीक है। आप एजेंडे में जब ये चीज़ें ऐड कर दोगे फिर आप कमेटी के अंदर जाके डिस्कस करते हो, सर
हमने आईसीयू की ऑडिट की थी, या हमने ओटी की ऑडिट की थी, या हमने सीएसडी की ऑडिट की थी, हमें ये प्रॉब्लम उस डिपार्टमेंट में मिली, ये चीज़ें हमें परचेज करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे जो भी आपके यूनिट हेड होते हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, ये चीज़ें ज़रूरी है तो हम परचेज कर देते हैं, आप डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट कराओ, आप कोटेशन मंगाओ, जिसकी हमें कोटेशन सही लगी उससे हम परचेज कर लेंगे। ठीक है। यदि आपके पास में कमेटी ही नहीं होती तो आप किसके साथ डिस्कस करते, क्योंकि जब आप वहाँ पे डिस्कशन करोगे वहाँ पे मल्टीपल लोग बैठे हैं तो वो अपनी अपनी एडवाइस भी देंगे कि कौन सी कंपनी की अच्छी है, किसका रिजल्ट अच्छा है, कहाँ से आपको परचेज करनी चाहिए, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी, उसको यूज़ कैसे करना, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक डिस्कस होती रहती हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जो एनएबीएच जो क्वालिटी कमिटीज़ होती है वो मंथली बेसिस पे होती है। अगर हम बात करें फोर्थ एडिशंस में, अभी तो सिक्स एडिशन चल रहा है, फोर्थ एडिशंस में आपका थी ये 3 मंथ में वन टाइम आती थी, और आपके जो फिफ्थ एडिशन में 1 मंथ आ गई थी, और अभी भी मंथली बेसिस पे आपको ये करना ही करना है। ठीक है। मम्मा बोली है। उसके बाद हम बात करते हैं किसके, मेंबर्स के। मेंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंबर क्यों, देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि जब भी आप कोई कमेटी कंडक्ट कराते हैं तो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं जो कि उस कमेटी के अंदर डिसीजन मेकर होते हैं, और उनको ये भी पता रहता है कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले आता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट। जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है वो आपका चेयरपर्सन होता है किसी भी कमेटी के अंदर। ठीक है। और ये सभी कमेटी के अंदर आपको मिलेगा, जो आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर क्या करता है कि भाई जो भी इश्यूज उसने ऑडिट की है, या उसने जैसे राउंड लिया, राउंड लेने के बाद जो भी उसको इश्यूज मिले वो अपने एजेंडे में उसको कलेक्ट करके लेगा और वहाँ पे आगे एक्सप्लेन करेगा, हाँ भाई ये चीज़ें हमारे हॉस्पिटल के अंदर नहीं हो रही, हमें इसको इम्प्रूव करना है। ओके। नेक्स्ट आता है ऑल मेंबर्स यानी ऑल मैनेजर। देखो आपके पास में मैंने ऑलरेडी बताया था क्लिनिकल डिपार्टमेंट है और नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट है। उससे रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं या भी जो मैनेजर हैं उसके डिपार्टमेंट के या एचओडी हैं, वो सभी अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास इमरजेंसी हो गया, आपके पास आईसीयू हो गया, आपके पास सीएसडी हो गया, आपके पास आईपीडी डिपार्टमेंट हो गया, आपके पास ओपीडी डिपार्टमेंट हो गया, आपके पास फार्मेसी हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, आपके पास में जीडीए डिपार्टमेंट हो गया, और आपके पास में सिक्योरिटी हो गया। इन सभी डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर्स हैं वो इस कमेटी के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आरएमओज। जो भी आपके आरएमओज हैं आपके क्लिनिकल एरिया में वर्क कर रहे हैं या जनरल वार्ड में कर रहे हैं, वो भी अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट आता है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल होने, क्योंकि आपको पता है कि जब जो आपका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे रेडिएशंस बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है। वहाँ पे भी क्या होता है, हार्म की इश्यूज रहते हैं, तो वहाँ पे भी उसको कैसे रिड्यूस कर वो भी डिस्कस करता है, उसको भी वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन कराई जाती हैं। नेक्स्ट पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए आपका। उसके बाद में एनेस्थियोलॉजिस्ट होना चाहिए। उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए। उसके बाद में सर्जन होना चाहिए। और लास्ट में आपके पास में जो आईसीयू के इंसेप्टनिस्ट यानी कोड ब्लू टीम के मेंबर्स वो भी होने चाहिए, और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स भी होनी चाहिए। देखो ये जो टीम है ना, ये आपकी अप और डाउन हो सकती है, यानी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो ही सर्विसेज है तो ये टीम आपकी छोटी हो जाएगी, लेकिन लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 15 से 20 सर्विसेज है तो ये बिग हो जाएगी। ठीक है। ये होगी आपकी टीम। आपको क्वालिटी कोर कमेटी कैसे करनी है, मंथली बेसिस पे करनी है, और उसके मेंबर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आता है एजेंडा। देखो एजेंडा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इशू क्वालिटी पॉलिसी। पहले बात करते हैं किसकी, इशू क्वालिटी पॉलिसी। पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। देखो आपको पता है कि यदि किसी पेशेंट का एडमिशन्स भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो वहाँ पे सबसे पहले आपके पास में एक पॉलिसी होनी चाहिए। यदि पॉलिसी आपके पास में अवेलेबल तभी आप एडमिशन भी करा सकते हो और डिस्चार्ज भी कर सकते हो। सेकंड, डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसीज। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आपके पास फॉर्म फॉर्मेट भी होंगे, आपके पास चेकलिस्ट भी होगी, आपके पास रजिस्टर भी होंगे, उसके बाद में आपके पास में डिपार्टमेंटल चेकलिस्ट भी होगी। तो कौन कौन सी चेकलिस्ट आपने अवेलेबल की है, उसका कंट्रोल नंबर क्या है, वो सब चीज़ें आपके पास में मास्टर पॉलिसी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन स्कोप ऑफ सर्विसेज। देखो ये बहुत ज़रूरी है। स्कोप ऑफ सर्विसेज, यदि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया और वहाँ पे स्कोप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, सबसे पहले आपको डिसाइड करनी है कि आपको कौन कौन सी डिपार्टमेंट में स्कोप ऑफ सर्विसेज डिस्प्ले करानी है। पहले तो आपको पता होना चाहिए स्कोप ऑफ सर्विसेज होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि स्कोप ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, हम कैसे इसे बनाते हैं, ठीक है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में स्कोप ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट आता है डील विद द मैटर कंसर्न क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी इंप्रूवमेंट एग्रेडेशंस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो अब मैं सपोज करो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनएबीएच कराने जा रहा हूँ,
तो भाई मुझे कुछ चीज़ें तो परचेज भी करनी पड़ेंगी और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंट भी करने पड़ेंगे। तो उससे रिलेटेड जो भी मेरी क्वेरीज है मैं इस कमेटी के अंदर उसको डिस्कस कर सकता हूँ कि भाई एक्चुअली मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ या क्वालिटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है फंक्शन एपेक्स कमेटीज। देखो अपेक्स कमेटी भी आपकी कौन सी होती है, जो क्वालिटी कोर कमेटी होती है उसे अपेक्स कमेटी भी बोलते हैं। और कभी कभी आप जब जाओगे ना, एक होता है आपका क्वालिटी क्वालिटी मैनुअल, एक आएगा आपका दूसरा अपेक्स मैनुअल। एपेक्स मैनुअल, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही हैं। ठीक है, दोनों के अंदर सेम इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, उसके बाद डील विद ऑल मैटर कंसर्न क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यदि क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसके ऊपर भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ एपेक्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, ये मेन है। देखो क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यदि आप अपने डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपके पास में क्वालिटी इंडिकेटर, जो क्वालिटी इंडिकेटर डेटा होता है वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। यदि आपको क्वालिटी इंडिकेटर निकालने नहीं आते आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि क्वालिटी इंडिकेटर हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि आप जब डेटा कैप्चर करते, डेटा कैप्चर करने के बाद उसे एनालिसिस करते हो तभी तो आपको पता चलता है आपका डिपार्टमेंट इम्प्रूव हो रहा है या फिर डाउन जा रहा है, उसी से तो आपको पता चलेगा। तो आपकी अगर मैं बात करूँ अभी आपके जो एस एच सी ओ यानी फुल एनी बेच फुल एक्रेडिट, उसमें आपके साथ मुझे लगा 15 क्वालिटी इंडिकेटर हैं जो यूज़ होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें एन ए बी एच 6 एडिशंस की, इसमें आपके 50 क्वालिटी इंडिकेटर आ गए। और इनकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, डेटा कैप्चर कैसे करना है, फॉर्म फॉर्मेट कैसे यूज़ करना है, एनालिसिस कैसे करना है, रिपोर्ट किस तरह से बनानी और कमेटी के अंदर इंट्रोड्यूस कैसे करनी है। भाई आपसे पूछा भी जाएगा आपका इन्फेक्शन रेट कितना चल रहा है, बेड ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है, मोर्टेलिटी कितनी है। अब मोर्टेलिटी आप आइडेंटिफाई भी कर रहे हो तो